अध्याय 1721 पक्षी पर हमला भाग 2। पक्षी पुरुष को काबू में करने के बाद मार्कस को पूरा यकीन था कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। उसे उम्मीद थी कि उसके पीछे आने वाला कोई भी व्यक्ति गिरोह में इतना ऊंचा पद रखता होगा कि उसमें थोड़ी समझदारी हो, कोई ऐसा जिससे वह आखिरकार ठीक से बात कर सके। उसे ये भी हल्की सी उम्मीद थी कि शायद वे उसे हॉवलर्स के सार्वजनिक कार्यक्रम में उसकी संक्षिप्त उपस्थिति से पहचान ले। लेकिन पाताल लोक में चैन की कोई जगह नहीं थी। भीड़ को संबोधित करने के लिए मुड़ने से पहले ही रहस्यमयी रस्सी उसकी बांह पर कस गई। अत्यधिक तनाव और उस पदार्थ की अजीब गूंजती हुई प्रतिध्वनि से मार्कस तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण भान की रस्सी या चमड़े का चाबुक नहीं था। यह एक उच्च स्तरीय राक्षसी हथियार था। ये क्या? मार्कस ने अपना सिर घुमाया और खुद को एक महिला को काले और सुनहरे रंग की चुस्त दुरुस्त वर्दी में घूरते हुए पाया। उसने चाबुक का सिरा इतनी मजबूती से पकड़ रखा था मानो वह पत्थर को भी कुचल सकती हो। मुझे लगा था कि बर्नहम फूड स्ट्रीट में अब कोई बेवकूफ बचा ही नहीं है जो मेरी ड्यूटी के दौरान परेशानी खड़ी कर सके, उसने शांत और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। काफी समय हो गया है जब मुझे खुद दखल देना पड़ा हो। भीड़ में तुरंत बदलाव आ गया। हॉल के हर सदस्य और यहां तक कि स्टॉलों पर नियमित रूप से आने वाले ग्राहकों को भी ठीक ठीक पता था कि कौन आया है। ओलिविया पल। बिना कुछ कहे ओलिविया ने चाबुक को जोर से झटका दिया। यह शक्ति का एक अचानक और विस्फोटक विस्फोट था जिसने मार्कस को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया। वह अपने पैरों से उछलकर एक गुड़िया की तरह सड़क पर घिसटता चला गया। स्लो जाओ, उसने कहा। वे तुम्हारे सहयोगी होंगे, मार्कस ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा, जैसे जैसे सड़क उसके नीचे धुंधली होती जा रही थी। जब मैं पहली बार ल्यूपस से मिला था तब तो सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन इन हॉलर्स के साथ मेरा सामना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? लेकिन मुझे लगता है कि हाल ही में जो कुछ भी उन्होंने झेला है, उसकी वजह से वे बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। मैं उन्हें सावधान रहने के लिए दोष नहीं दे सकता, लेकिन ये हद से ज्यादा हो रहा है। अपनी गति को रोकने के लिए बेताब मार्कस ने हाथ बढ़ाकर एक भारी लोहे की स्ट्रीटलाइट के आधार को पकड़ लिया। अपनी ऊर्जा को अपनी पकड़ में केंद्रित करते हुए वह क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। अचानक हुए इस प्रतिरोध ने ओलिविया को चौंका दिया। चाबुक गिटार के तार की तरह कस गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी दोनों भुजाएं फूलने और विकृत होने लगी, और जैसे ही वह अपने आंशिक वेयरवुल्फ रूप में परिवर्तित हुई, उस पर बाल उगने लगे। उसने अपने दोनों नुकीले पंजों से चाबुक को पकड़ा और उसे दोनों हाथों से जोरदार झटका दिया। स्ट्रीटलाइट का धातु का आधार चरमरा उठा और अत्यधिक बल के कारण झुकने लगा। जैसे ही लोहा टूटा, मार्कस की उंगलियां फिसल गईं और वह फिर से उसकी ओर खींचा चला जाने लगा। ये तो वाकई डरावनी ताकत है, मार्कस ने सड़क पर अपने पैर जमाते हुए सोचा। लेकिन कम से कम मैं तरक्की तो कर रहा हूं। अब इसमें कोई शक नहीं, वो एक वेयरवुल्फ है। हमारे खास लोगों में से एक। कठोर व्यवहार से तंग आकर मार्कस ने उससे यह याद दिलाने का फैसला किया कि वह केवल एक सामान नहीं है। उसने अपनी बिजली की शक्तियों का इस्तेमाल किया और चाबुक की पूरी लंबाई में बिजली की एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर दौड़ा दी। नीली रोशनी 1 मिलीसेकंड में दूरी तय कर गई और ओलिविया के पूरे शरीर को झटका दिया। उसने दांत भींच लिए और जैसे जैसे उसका शरीर उच्च वोल्टेज के असहनीय झटके को सहने के लिए मजबूर होता गया, उसका रूप परिवर्तन होता चला गया। उसकी सहनशक्ति अद्भुत थी। दर्द को सहते हुए उसने उसे तब तक अपनी ओर खींचा जब तक वह बिल्कुल उसके नीचे नहीं आ गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसने एक भारी, फर से ढका हुआ जूता उठाया और सीधे उसकी छाती पर पटक दिया। प्रहार इतना जोरदार था कि उसके नीचे की कंक्रीट में दरार पड़ गई। मार्कस को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो, मानो किसी पहाड़ जैसी ताकत ने उसे जमीन पर जकड़ रखा हो। वह जानता था कि उसे इससे पहले कि उनमें से कोई उसे स्थायी नुकसान पहुंचाए, इस लड़ाई को खत्म करना होगा। मैं सचमुच तुमसे लड़ना नहीं चाहता था। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मार्कस हौंफते हुए बोला। उसके हाथों से चिंगारियां निकल रही थी क्योंकि वह पूरे शरीर से वीर्यपात करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसे लगा कि चाबुक की घुटन भरी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ रही है। ओलिविया नीचे झुक रही थी, उसकी शिकारी जैसी आंखें सिकुड़कर उसके चेहरे को धूल और पसीने के नीचे से देख रही थी। रुको, क्या तुम डार्क गिल्ड के वही आदमी नहीं हो? नेता, उसने गुस्से से भरी आवाज में उलझन भरी आवाज में पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे आदमियों पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं नहीं था, मार्कस ने राहत की सांस लेते हुए कहा। मैंने आपके बॉस गैरी डेम से विनम्रतापूर्वक मिलने का अनुरोध किया था, और फिर यह सारा मामला बेकाबू हो गया। लोग मुझ पर लगातार हमले करते रहे। मुझे बस एक मीटिंग चाहिए।
मुझे उनसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात कहनी है। जब मार्कस अपनी बात रख रहा था तभी क्रॉली पास ही आकर उतरा। वह थोड़ा झुलसा हुआ लग रहा था, बिजली के झटके से उसके पंख बिखरे हुए थे, जिस झटके के कारण वह एक दुकान के सामने जा गिरा था, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। अरे क्या ये आदमी जो कह रहा है वो सच है? ओलिविया ने क्रॉली की तरफ देखते हुए पूछा। क्या तुमने उसे डार्क गिल्ड का सदस्य नहीं पहचाना? क्रॉली ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा और थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। उसने उस तरह के एक नाम का जिक्र किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह कौन है। जब मैंने उसे हमारे आदमियों को जमीन पर गिराते देखा तो शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। ओलिविया ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाया। एक लंबी आह उसके मुंह से निकल गई। मैं मूर्खों से घिरी हुई हूँ। सचमुच, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस मनहूस सुनहरे बालों वाले लड़के की इतनी याद आएगी, लेकिन अब जब वह चला गया है तो ऐसा लगता है कि यहाँ किसी को भी एक साधारण सुरक्षा जांच करना नहीं आता। वह मार्कस की छाती से उतरी और अपना रूपांतरण रद्द करने लगी। उसकी भुजाएं वापस अपने मानवीय रूप में आ गईं। शत्रुतापूर्ण इरादे को गायब होते देख मार्कस खड़ा हुआ और अपने खराब हो चुके डिजाइनर कोट से धूल झाड़ी। अंततः झड़प समाप्त हो गई। अब जब ये बात स्पष्ट हो गई है कि मैं कोई आम गुंडा नहीं हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैं आखिरकार गैरी से बात कर सकता हूं? मार्कस ने पूछा। गैरी से बात करना अभी नामुमकिन है, ओलिविया ने गंभीर चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। वो ऐसे कामों में उलझा हुआ है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपके लिए दूसरा सबसे अच्छा तरीका ढूंढती हूँ। मेरे पीछे आइए। अध्याय 1722 मार्कस से मुलाकात। इतनी सारी परेशानियों के बाद आखिरकार मार्कस को उसकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा था, फिर भी वह थोड़ा उलझन में था। लड़ाई के बाद हालात उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बदल गए थे, और अब वह ओलिविया के पीछे पीछे चल रहा था, जबकि उसे ये भी नहीं बताया गया था कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह ओलिविया के पीछे पीछे एक गाड़ी में बैठ गया और अब गाड़ी में सिर्फ वही दोनों साथ थी। अंदर की खामोशी असहज थी और जल्द ही मार्कस को बोलने की जरूरत महसूस हुई। उसके दिमाग में कई अनसुलझे सवाल घूम रहे थे। जब तुमने पहले कहा था कि मैं गैरी को नहीं देख सकता, तो तुम्हारा क्या मतलब था? मार्कस ने पूछा। क्या वह व्यस्त है या कहीं बाहर गया है, या फिर लड़ाई में उसे चोट लग गई है? यहां तक कि मार्कस ने भी सुना था कि दोनों समूहों के बीच हुए संघर्ष में हॉलर विजयी हुए थे। विरोधियों की ताकत को देखते हुए यह बात ही उसे हैरान कर गई थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि इस तरह की लड़ाई बिना नुकसान के खत्म नहीं होती। किसी न किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। ऐसी बात नहीं है, ओलिविया ने सड़क पर नजर रखते हुए जवाब दिया। हालात थोड़े पेचीदा हैं। जब आप बाकी लोगों से मिलेंगी और हम सब कुछ पर चर्चा कर लेंगे, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। मार्कस ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। शक्तिशाली समूहों से निपटने के दौरान उसने एक बात सीखी थी कि शुरुआत में ही जबरदस्ती जवाब निकलवाना शायद ही कभी उसके पक्ष में काम आता था। अंततः एक बड़े द्वार के पास पहुंचते ही वाहन की गति धीमी हो गई। उसके पार एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसकी भव्यता आसपास के पूरे क्षेत्र पर हावी थी। द्वार खुलते ही मार्कस थोड़ा आगे झुककर खिड़की से बाहर देखने लगा। क्या ये हॉवलर्स का हवेली है? मार्कस ने पूछा। हाँ, ओलिविया ने उत्तर दिया। हालांकि उस जगह पर पहले भी एक बार हमला हो चुका था, लेकिन उन ज़ुकू के बारे में उन्हें जो जानकारी थी, उसके अनुसार जब तक वे वेयरवुल्फ थे, तब तक ये संभव था कि वे कहीं भी छिपे, वह उन्हें ढूंढ निकालेगा। फिर भी हवेली में कुछ ऐसा था जो पुराने मिलन स्थलों में नहीं था। पहले इस्तेमाल किए जाने वाले वुल्फ्स पूल क्लब की तुलना में हवेली कहीं बेहतर छिपने की जगह थी। ये जगह पूरी तरह से हॉलर सदस्यों के लिए थी, और इसके उनके मुख्य अड्डे बनने का एक और कारण था। नियमित रूप से मिलने वाले लोगों की भारी संख्या को देखते हुए हवेली कहीं अधिक उपयुक्त थी। ये जगह सुरक्षा और नियंत्रण प्रदान करती थी। जैसे ही मार्कस गाड़ी से बाहर निकला और सामने के विशाल प्रवेश द्वार को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब मैं राजाओं में से एक से मिलने आया था, तो मुझे कुछ ऐसा ही देखने की उम्मीद थी, मार्कस ने ओलिविया को अंगूठा दिखाते हुए कहा। लगता है तुम मुझे सही जगह ले आए हो। अगर तुम ऐसे ही अंगूठा ऊपर करके मुस्कुराती रहोगी, तो मैं इसे तोड़ दूंगी, ओलिविया ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मुझे अब भी नहीं पता कि तुम सच में दोस्त हो या दुश्मन। मेरा एक हिस्सा उम्मीद कर रहा है कि तुम दुश्मन हो, ताकि हम दोनों थोड़ी लड़ाई कर सकें। मार्कस ने घबराहट भरी मुस्कान दी, जो तुरंत गायब हो गई। हालांकि उसे खुद राजाओं में से एक माना जाता था और वह मुख्य रूप से पाताल लोक में काम करता था, लेकिन वह अपने समूह को कोई गिरोह नहीं मानता था।
फिर भी वो ओलिविया को कम आंकने की गलती नहीं करना चाहता था, खासकर उन सब बातों के बाद जो उसने देखी थी। वे सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, भव्य प्रवेश द्वार से गुजरते हुए विशाल बैठक और भोजन कक्ष में पहुंचे। पीछे की ओर लगी कांच की खिड़कियों से बाहर के मैदान का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्कस का ध्यान तुरंत अंदर मौजूद लोगों की ओर आकर्षित हो गया। पार्टी में मौजूद लोगों में से वह उनमें से अधिकतर को पहचानता था। शिन, मैरी, ऑस्टिन और इनू वहां थे, जो मुख्य सदस्यों का बहुमत बनाते थे। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें देखने की उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ल्यूजेन, मार्कस ने रुकते हुए कहा, तुम यहाँ हो, मुझे लगा था कि तुम मर गए। और स्लिट, तुम भी यहाँ हो, मुझे लगा था कि तुम तो जरूर मर गए होगे। इसका क्या मतलब है? स्लिट ने अपनी बाहें मुड़े हुए मार्कस को घूरते हुए कहा, तुम्हें भी यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, एक और आवाज ने कहा, जो अभी अभी फ्रिज से दूर हटी थी। मार्कस ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ल्यूपस समूह का लेखापाल गैलाक आराम से एक पे पकड़े हुए था, मानो कुछ भी असामान्य न हो। इस कमरे में हॉवलर्स के साथ ल्यूपस पैक के प्रमुख सदस्य खड़े थे। वे जीवित थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात, किसी भी तरह से बंधे हुए नहीं थे। इससे ही मार्कस को पता चल गया कि उसके जाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी थी। मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, मार्कस ने कहा। यहाँ वास्तव में क्या हुआ? चूंकि लूपस और उसके साथियों ने पुष्टि कर दी थी कि मार्कस वास्तव में डार्क गिल्ड का सदस्य है, इसलिए उनके बीच विश्वास का एक स्तर स्थापित हो गया था। कम से कम जिन के दृष्टिकोण से मार्कस को एक सहयोगी के रूप में माना जा रहा था। यह इस बात से स्पष्ट था कि उसके सामने सभी लोग खुलकर बात कर रहे थे। उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे झुंडों के बीच लड़ाई शुरू हुई और कैसे दोनों अल्फा उस अफरा तफरी के दौरान गायब हो गए। मार्कस ध्यान से सुन रहा था और जैसे जैसे कहानी उसके सामने बताई जा रही थी, वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि कैसे दोनों समूहों ने फिलहाल साथ मिलकर काम करने का फैसला किया था। चूंकि वे अब सभी हॉवलर्स पैक के अधीन थे, इसलिए विश्वास बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका था। अलग अलग चलने के बजाय साथ मिलकर चलने से विश्वासघात का खतरा कम हो जाता था। सब कुछ सुनने के बाद मार्कस ने कहा, यह तो एक अजीब कहानी है। अब मुझे समझ आया कि आपने मुझे उन तीनों से मिलने से मना क्यों किया था। सच कहूं तो मुझे शुरू से ही यह सब कुछ अजीब लगा। ल्यूपस ने मुझे बताया था कि उसने हाउलर्स पर हमला न करने का फैसला किया है, और फिर जब मैंने सुना कि वह अचानक हरकत में आ गया है, तो मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। यह पूरी तरह से संभव है कि यह सब उन्हें उस स्थिति में लाने और फिर उन्हें गायब कर देने की एक योजना थी जिसमें वे अभी हैं। या फिर, मार्कस ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, यह भी संभव है कि इसका संबंध मेरे साथ हो रही घटनाओं से हो। जैसे ही सबका ध्यान उसकी ओर गया, कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे आप सभी को कुछ खबर बतानी है, मार्कस ने कहा। अध्याय 1723 एक जांच। मार्कस ने दूसरों को यह समझाना शुरू किया कि वह यहाँ क्यों आया था और उसके साथ क्या हुआ था। वह स्पष्ट रूप से बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में तनाव झलक रहा था, जिससे पता चलता था कि वह अभी भी इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि वह असल में ल्यूपस और उसके समूह से मिलने जा रहा था। वह एक नीलामी के बीच में था जब उस पर हमला हुआ, और यह कोई सामान्य हमला भी नहीं था। बिना किसी चेतावनी के और प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना हमला हुआ। उस पर हमला करने वाले पिशाच थे। उन्होंने उसके आसपास सब कुछ नष्ट कर दिया। जगह इतनी तेजी से बर्बाद हुई कि सब कुछ सुनियोजित लग रहा था। मार्कस ने अन्य स्थानों पर क्या हो रहा है, ये जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, संपर्क गायब हो गए, और सन्नाटा ही जवाब बन गया। ऐसा लग रहा था मानो डार्क गिल्ड का नामो निशान मिट गया हो। अब उसका कोई प्रभाव नहीं था और उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। मार्कस कुछ भी करने में असमर्थ था। उसका नाम मायने नहीं रखता था और उसके सारे संसाधन खत्म हो चुके थे। भागते हुए वह उस एकमात्र जगह की ओर बढ़ा जिसे वह सुरक्षित समझता था। स्लो, मार्कस ने अपनी कहानी में रिकल से हुई मुलाकात का जिक्र नहीं किया। उसका मानना था कि इससे उसकी कहानी कमजोर पड़ सकती है कि वह यहाँ क्यों आया था, और डार्क गिल्ड के विनाश की तुलना में यह कोई खास महत्वपूर्ण बात नहीं थी। क्या ऐसा नहीं लगता कि समय कुछ ज्यादा ही अनुकूल है? इन्नू ने टिप्पणी की। मेरा मतलब है, ल्यूपस के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, है ना? जिस समय ल्यूपस हमारे खिलाफ लड़ रहा था, उसी दौरान आप पर हमला हुआ। क्या आपको लगता है कि उनजुकू और पिशाच एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे? ऐसा हो सकता है, मैरी ने जवाब दिया। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। वेम्पायरों ने असल में गैरी को ल्यूपस से लड़ने के लिए कहा था, ताकि वे ऑर्टेट समूह के जरिए उससे निपट सकें।
शायद उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने कमरे के चारों ओर देखा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें डार्क गिल्ड के पीछे जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। पिशाचों को इससे क्या फायदा होगा? हमारी शक्ति को कमजोर करने के लिए, लुजिन ने संक्षेप में कहा। हमारे हथियार, सामान और रिश्ते, सब कुछ पल भर में गायब हो गया। जैसे ही उन्हें पिशाचों की ताकत का एहसास होने लगा, सन्नाटा छा गया। डार्क गिल्ड जैसे संगठन का सफाया करना, और वह भी इतनी सफाई से, हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो क्या इससे हमारे लिए भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी? ऑस्टिन ने पूछा। अगर वे डार्क गिल्ड के पीछे पड़े हैं और मार्कस यहाँ है, तो वे हमारे पीछे भी पड़ सकते हैं। किसी की मदद करना समझ में आता है, लेकिन हम तो बस मुसीबत ही लाएंगे, और मार्कस के पास मदद करने के लिए कुछ खास नहीं है। मार्कस ताकतवर है, गैलाक ने कहा। अपने समूह के समर्थन के बिना भी वह एक मजबूत सहयोगी साबित होगा। यह एक आम शहर भी है और गिरोहों का शहर भी। हम आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर नहीं रख सकते, और मुझे यकीन है कि पिशाच भी यह बात जानते होंगे। ऑस्टिन और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। वह सोचने लगा कि गैरी क्या करेगा, और इस तरह पीछा किए जा रहे किसी व्यक्ति को गैरी यूं ही नहीं छोड़ देगा। कमरे में आए बदलाव को हर कोई महसूस कर सकता था। गैरी के न होने से हमेशा की तरह स्थिरता गायब थी, और आत्मविश्वास से भरे लोग भी एक दूसरे की ओर देखकर पुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। मार्कस ने भी इसे महसूस किया। उसके साथ मेहमान जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसे परखा जा रहा था। अगर वह सच बोल रहा था, तो उन्हें उसकी जरूरत थी। अगर वह झूठ बोल रहा था, तो वह एक ऐसा जाल हो सकता था जो किसी भी क्षण खुल सकता था। मुझे आप सभी को एक और बात बतानी है, मार्कस ने कहा। यहाँ आते समय मुझे एक ऐसी चीज मिली जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मार्कस ने उस वेयरवुल्फ के बारे में विस्तार से बताया जिससे वह मिला था। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था और देखने में इस दुनिया का नहीं लगता था। वह किसी झुंड का हिस्सा भी नहीं लगता था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। शिन ने कहा, काफी सारी समस्याएं दिख रही हैं। हमें इन समस्याओं की तह तक पहुंचने की जरूरत है। उसने सबकी ओर देखा और सावधानीपूर्वक बोली। अभी हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि गैरी, काय और ल्यूपस कब और कितने समय में वापस आएंगे, इसलिए हमें स्थिति के अनुसार यथासंभव बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। शिन ने भूमिकाएं सौंपना शुरू कर दिया। इन्नू, ऑस्टिन, मैरी और स्लिट, तुम चारों को इस नए प्रकार के वेयरवुल्फ की जांच करनी चाहिए। शहर में पूछताछ करो और पता लगाओ कि क्या तुम्हें कुछ जानकारी मिलती है। अपने संपर्कों का इस्तेमाल करो और दूसरे शहरों से भी संपर्क करो कि क्या उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता चला है। ये वेयरवुल्फ संभवतः उनजुकू का काम है, और हमें तैयार रहना होगा। इसके बाद शिन ने कमरे में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। ल्यूजेन, मार्कस, ओलिविया और मैं, हम अपनी खुद की जांच करेंगे। हमें डार्क गिल्ड के किसी एक अड्डे पर जाना चाहिए। हो सकता है वहां कोई जिंदा हो, या आप लोगों का कोई समूह बच निकला हो। शायद हम पता लगा सके कि पिशाचों ने ऐसा क्यों किया। और अगर हमें पता भी नहीं चलता है, शिन ने आगे कहा, तो हमें ये जानना होगा कि पिशाच खतरा है या नहीं। समूहों ने सिर हिलाया। गैरी के बजाय शिन से इस तरह के आदेश लेना उनके लिए असामान्य था, लेकिन जैसा कि शिन ने कहा, तीनों के लापता हुए काफी समय हो चुका था। बेहतर यही था कि ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे वे जल्द वापस नहीं आने वाले हैं। मेरा एक सवाल है, ओलिविया ने कहा। अगर हमारा सामना किसी पिशाच से हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें कोई पिशाच दिखे, तो उनसे उलझने की कोशिश मत करना और मैं तुम्हें स्थिति समझा दूंगी, शिन ने जवाब दिया। लेकिन अगर वे तुम्हारी जान लेने की कोशिश करें, तो यूं ही मत मर जाना। डटकर मुकाबला करना। अध्याय 1724। क्या यही आधार है? जिन ने मार्कस को आगे बढ़ने से पहले हवेली में रात बिताने की अनुमति दी थी। जैसे ही उसे ऊपर के कमरों में से एक में ले जाया गया और उसके पीछे दरवाजा बंद किया गया, कुछ ही देर बाद भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह सो चुका था। यार, कोई आदमी ऐसे घर में कैसे सो सकता है जहां वो पहले कभी नहीं गया हो? इन्नू ने धीरे से कहा। जब भी मैं किसी नई जगह सोता हूं तो मुझे थोड़ा समय लग जाता है, और हम कोई दोस्त भी तो नहीं है। अगर हम चाहते तो अभी उस पर हमला कर सकते थे। मैंने सुना है कि उसकी क्रॉली के साथ हाथापाई हुई थी, मैरी ने आगे कहा। अगर उसकी बात सच है, तो वह लगातार भागता रहा है और फिर हमारे यहाँ पहुंचने पर हमसे भी भिड़ गया। वह पूरी तरह से थक चुका होगा। इसके बाद कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। एक बात तो पक्की थी कि मार्कस ताकतवर था। यह बात पहले ही साबित हो चुकी थी।
इसीलिए उसे दुश्मन की बजाय सहयोगी बनाना कहीं बेहतर था। फिर भी ये भी समस्या का एक हिस्सा था। उनमें से कुछ को ये लगने लगा था कि मार्कस को सहयोगी बनाने से उनके दुश्मन और भी बढ़ सकते हैं। ऐसा लगता था मानो मुसीबत उसका पीछा कर रही हो, और अब वह मुसीबत हॉवलर्स के अड्डे के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। क्या आपको यकीन है कि हमें इतनी जल्दी निकलना चाहिए? ऑस्टिन ने पूछा। और बाकी लोगों के लापता होने के बावजूद सबको दो समूहों में बांटना। अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए और हमारे पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त लोग न हो तो क्या होगा? अब हॉवलर्स में सिर्फ हम ही नहीं, और भी ताकतवर लोग हैं, शिन ने जवाब दिया। इसके अलावा वे तीनों कुछ समय से गायब हैं। उसने कमरे के चारों ओर देखा। हम सिर्फ उनके लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम कुछ नहीं करते और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे यहाँ हैं ही नहीं, तो हमारे दुश्मन शायद ये सच्चाई जान लेंगे। हमें ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे वे तीनों अभी भी यहीं हैं। शिन ने दृढ़ स्वर में बोलना जारी रखा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारे पीछे आने वाले दोनों समूहों, उनजुकू या पिशाचों को पता चल जाए कि वे तीनों गायब हैं, तो वे कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसका मतलब यही है कि वे अभी भी स्थिति का आकलन कर रहे हैं या अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अगले दिन मार्कस के साथ यात्रा कर रहे समूह को उसे जबरदस्ती जगाना पड़ा। वह उम्मीद से कहीं अधिक देर तक सो रहा था, इतनी गहरी नींद में कि पहले तो दरवाजे पर दस्तक देने से भी नींद नहीं खुली। जब वह आखिरकार उठा तो सब कुछ पहले से ही तैयार था। मार्कस को काले और सुनहरे रंग के नए कपड़े दिए गए, जो हॉवलर्स की थीम से मेल खाते थे। इसके बाद वे सभी एक वाहन में सवार हुए और मार्कस के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी यात्रा शुरू की। वह उन्हें स्लो के पास स्थित डाक गिल्ड के सबसे करीबी अड्डे की ओर ले जा रहा था। मार्कस इस योजना से खुश था। वह अन्य क्षेत्रों में भी डाक गिल्ड की स्थिति जानना चाहता था। कहीं न कहीं कम से कम एक तो जीवित बचा होगा। यह सोचकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका हर सदस्य मारा गया है। हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए, जिन ने कहा, जब वे वाहन के पीछे की सीट पर यात्रा जारी रखे हुए थे। हमें यह जानना होगा कि आपको क्यों लगता है कि पिशाचों ने आप पर हमला किया। मेरे दिमाग में दो कारण आ रहे हैं, मार्कस ने जवाब दिया। पिशाचों का कई चीजों पर गुप्त नियंत्रण होता है, और एक तरह से डाक गिल्ड भी उसी का प्रतिनिधित्व करता था। उसने पहना। हमारे पास हर जगह जानकारी थी, बदली हुई और बिना बदली हुई। हम जानते थे कि लोग क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किससे जुड़े हुए हैं। पिशाच इसी तरह का प्रभाव चाहते हैं। मार्कस ने अपनी मुट्ठी थोड़ी सी भींच ली। अगर किसी दूसरे समूह के पास उस स्तर का नियंत्रण होता और वह उनके साथ काम नहीं कर पाता, तो उसे मिटा देना ही बेहतर होता। वे संभवतः ल्यूपस से मेरे संबंध के बारे में भी जानते थे, मार्कस ने आगे कहा। पिछले कुछ वर्षों में हमने ल्यूपस को हथियार मुहैया कराए। ऐसा करने के हमारे अपने कारण थे, लेकिन यह मुद्दा हमारे हस्तक्षेप के बिना और वास्तव में गैरी की बदौलत हल हो गया। फिर भी वेवुल्फ और वैम्पायर के बीच लगातार झड़पें होती रही हैं, और हमने उन्हें जो हथियार दिए थे उनसे वैम्पायर मारे गए। और आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि लूजिन उनमें से एक है। जब कार में बैठे बाकी लोग लूजिन की तरफ मुड़े तो उसने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें पिशाचों के बीच उसकी कुख्याति के बारे में पता नहीं था। अगर उन्हें पता होता, तो जिन शायद उसे इस मिशन पर नहीं ले जाती। हमारे हथियारों ने ल्यूपस पैक की शक्ति बढ़ा दी, मार्कस ने कहा। कुछ मौतें इन्हीं हथियारों की वजह से हुई। शायद पिशाचों को लगा कि हम ल्यूपस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने हमें रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने धीरे से सांस छोड़ी। ये दोनों कारणों का संयोजन भी हो सकता है। ल्यूपस ने मुझे चेतावनी दी थी कि वे कार्रवाई करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना कम विरोध करेंगे। पिशाच निश्चित रूप से रहस्यमय थे, लेकिन जिन मार्कस की व्याख्या में निहित तर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसकी मदद करना खतरनाक हो सकता था, लेकिन अगर पिशाच वेयरवुल्फ से भिड़ने की योजना बना ही रहे थे, तो मार्कस की जरूरत पड़ सकती थी। हम यहाँ हैं, मार्कस ने कहा। वे सभी एक साथ वाहन से बाहर निकले। क्या आपको यकीन है कि यही सही जगह है? ओलिविया ने पूछा। क्या आपका यहाँ कोई ठिकाना था? उनके सामने एक बांध खड़ा था। वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और उस बांध के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये लगे कि उसका डाक गिल्ड से कोई संबंध है। ये बिल्कुल सही जगह है, लुजिन ने अपनी पीठ के पीछे से धनुष निकालते हुए कहा और उसे मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया। मुझे खून की गंध आ रही है। अध्याय 1725 मानव रक्षक। मुझे पता था कि डाक गिल्ड एक बड़ा संगठन है जो कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, लेकिन उनका एक अड्डा बांध के अंदर है। ओलिविया ने पूछा, उसकी आवाज विशाल कंक्रीट की दीवारों से टकराकर थोड़ी गूंज रही थी।
उसने नीचे देखा और उस विशाल संरचना को अविश्वास और संदेह के मिले जुले भाव से निहारा। क्या ये जगह सरकार द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए? तुम सही कह रहे हो, मार्कस ने जवाब दिया। उसकी निगाहें चारों ओर हलचल के संकेतों की तलाश में घूम रही थी। लेकिन हालात को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सामान्य स्थिति का नियमित रूप से दिखना जरूरी है। डाक गिल्ड एक ऐसा संगठन है जो सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में है। यह उन दूसरे राजाओं की तरह नहीं है जो खुलेआम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वह रुका और सामने खड़े भारी स्टील के दरवाजों को देखने लगा। आपको असल में ये सोचना चाहिए कि यह सब इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें शुरुआत में इस जगह के बारे में पता कैसे चला। वे सभी अत्यधिक सतर्क थे। हवा भारी लग रही थी, और यह केवल बहते पानी की नमी के कारण नहीं थी। इसका सीधा सा कारण वही था जो ल्यूजिन ने पहले बताया था, उन्हें खून की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। नदी के पानी की तेज और नम गंध के बावजूद हवा में खून की तीखी, धातु जैसी गंध फैली हुई थी। एक और चिंताजनक बात थी, जिस तरह से यह गंध इतनी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, उससे साफ पता चलता था कि खून का स्रोत हाल ही का होना चाहिए। यह पुराना, सूखा खून नहीं था, यह ताज़ा खून था। बाकी जगहों के बजाय इस जगह पर जाने की मेरी एक और वजह थी, मार्कस ने प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हुए समझाया। गिल्ड के कई ठिकाने हैं, और उनमें से कई का इस्तेमाल मुख्य रूप से भंडारण इकाइयों के रूप में किया जाता था। उन्होंने उस जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये भंडारण इकाइयां वो जगह थी जहां हम अपनी वो चीजें रखते थे जिन्हें नीलामी में बेचने के लिए ले जाया जाना था। गिल्ड के सभी गुप्त भंडारों में से यह आप लोगों के सबसे करीब है। मार्कस ने समूह की ओर मुड़कर देखा। मैंने सोचा कि मेरी मदद करने के बदले में शायद आपके समूह को कुछ सामान देना अच्छा रहेगा। हॉलर के आम सदस्य भी, अगर उन्हें कुछ बढ़िया जानवरों से लड़ने का सामान मिल जाए, तो अच्छी टक्कर दे सकते हैं, है ना? यह मानकर चल रहे हैं कि हम उनसे लड़ने जा रहे हैं, जिन ने तीखे और सतर्क स्वर में कहा। हम पहले भी पिशाचों से मिल चुके हैं, और अभी तक हमारा उनसे कोई औपचारिक युद्ध नहीं चल रहा है। अंदर जाने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, हम यहाँ जानकारी और संसाधन जुटाने आए हैं, न कि कोई ऐसा युद्ध शुरू करने जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। ठीक है। और वैसे भी, अगर पिशाचों ने सचमुच इस जगह पर हमला किया होता, तो वे शायद सारी अच्छी चीजें अपने लिए ले ही जाते, ओलिविया ने टिप्पणी की, हालांकि उसका हाथ उसके हथियार के पास ही था। बांध के शीर्ष पर पहुंचकर वे एक मजबूत दरवाजे के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। कंक्रीट की बाहरी दीवार पर सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे, जिनकी छोटी लाल बत्तियां संकेत दे रही थी कि वे अभी भी चालू हैं। जैसे ही वे कैमरे की नजर में आए, मार्कस ने हाथ उठाया और चिढ़कर कैमरे के लेंस की ओर इशारा किया। सच कहूं तो उसे किसी खास स्वागत की उम्मीद नहीं थी। चूंकि इंटरकॉम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और कैमरे भी उन्हें ट्रैक करने के लिए नहीं हिले, इसलिए वह पहले से ही सबसे बुरे की आशंका जता रहा था। भारी धातु के हैंडल पर हाथ रखते ही मार्कस को प्रतिरोध महसूस हुआ। उसने कीकार्ड का इंतजार नहीं किया। उसने अपना पूरा वजन आगे की ओर धकेला और अपनी ताकत से आंतरिक तंत्र को तोड़ दिया। ताला एक तेज, धातुई चटकने की आवाज के साथ टूट गया। यह तो अजीब बात है, जिन ने दरवाजा खुलते ही पीछे मुड़कर देखते हुए पूछा। अगर पिशाच पहले ही आकर सबको मार चुके थे, तो दरवाजा अभी भी बंद क्यों था? पिशाच, वे लोगों को वश में कर सकते हैं। आपने कहा था कि आप उनसे मिलने गए थे, है ना? मुझे यकीन है कि आपने ये पहले भी देखा होगा, मार्कस ने संक्षिप्त जवाब दिया। स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगी थी, इसलिए वह बात करने के मूड में नहीं था। पता नहीं उन्होंने किसी कर्मचारी से अपने पीछे ताला लगवाया हो या किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद ली हो। वे अंदरूनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे बांध के भीतरी हिस्से में गहराई तक जाते गए, खून की गंध और भी तेज होती गई। वह इतनी गाढ़ी थी कि उसका स्वाद महसूस किया जा सकता था। अंत में, जब वे मुख्य खुले क्षेत्र में पहुंचे, तो वे एक धातु की बालकनी पर चले गए जो दूसरी मंजिल के पैदल मार्ग का काम करती थी। नीचे मुख्य नियंत्रण कक्ष दिखाई दे रहा था। आमतौर पर यह एक विशाल, चहल पहल से भरा कमरा होता था, जिसमें डेस्क और चमकते कंप्यूटर लगे होते थे, और बांध के जल प्रवाह और टरबाइनों की निगरानी के लिए कई कंसोल स्थापित होते थे। लेकिन समूह ने खुद को नीचे एक भयानक नरसंहार के दृश्य को देखते हुए पाया। कंसोल और फर्श पर खून के बड़े बड़े गहरे धब्बे फैले हुए थे। लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से कई को भयानक सटीकता से काटा गया था। हिंसक संघर्ष के स्पष्ट संकेत थे। धातु के फर्श पर गहरे खरोंच के निशान थे और कुछ भारी मशीनें चकनाचूर हो गई थीं।
आपको लगता होगा कि वे कम से कम यहाँ के लोगों को बदलने की कोशिश तो करेंगे ही, ओलिविया ने तबाही को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। क्या पता बांध में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, और इसका नतीजा पूरे शहर के विनाश के रूप में निकलता है। ल्यूजेन ने सिर हिलाते हुए कहा। पिशाचों ने कभी किसी और की परवाह नहीं की, सिवाय खुद के। मैंने सुना है कि उनमें से कुछ खुद को मानव जाति का रक्षक मानते हैं। उसने नीचे गिरे हुए एक मजदूर की ओर देखा। लेकिन तब भी ऐसा लगता था कि वे हमेशा अपनी आत्मसम्मान की भावना के लिए ही ऐसा करते थे। मैं कभी किसी पिशाच को किसी इंसान की खातिर अपनी जान कुर्बान करते हुए नहीं देख सकता। भले ही वे खुद को इंसानों की रक्षा करने वाला मानते हों, लेकिन वे अपने जीवन को इंसानों के बराबर नहीं समझते। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और हमें उनसे भी कमतर। मार्कस का मन सहमत होने लगा। उसने बालकनी की रेलिंग को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी पकड़ से धातु चरमराने लगी। अपने आदमियों और उस सुविधा के नुकसान को देखते हुए उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। चलो, मार्कस ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। चलते हैं, नीचे जाकर देखते हैं कि क्या कोई जिंदा बचा है, और क्या कोई ऐसा उपकरण बचा है जिसे हम हासिल कर सकें। उसी समय, जैसे जैसे समूह निचले स्तरों का पता लगाने के लिए सुविधा के अंदर गहराई में गया, उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक काली गाड़ी चुपचाप बांध के बाहर आकर रुक गई थी। दरवाजे खुले और एक समूह कार से बाहर निकला। घने बादलों से घिरे आसमान के बावजूद गहरे रंग के चश्मे पहने और हवा में लहराते भारी काले वस्त्रों में वे बेहद आकर्षक लग रहे थे। वे शिकारी जैसी फुर्ती से चलते हुए सीधे मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। समूह का नेतृत्व कर रहा व्यक्ति दरवाजे पर पहुंचा और अचानक रुक गया। उसने टूटे हुए ताले को देखा और उससे ठीक पहले आए घुसपैठियों की गंध से उसकी नाक के नथुने फूल गए। क्या कोई घर में घुस आया था? उस आदमी ने कहा। उसने अपने धूप के चश्मे को थोड़ा नीचे किया, जिससे उसकी आंखें दिखाई दी, जो एक तीखे, अस्वाभाविक लाल रंग से चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अध्याय 1726 एक टकराव। समूह मुख्य कंसोल कक्ष में मलबे के बीच खड़ा रहा। वे टूटी हुई स्क्रीनों और नरसंहार की भारी, धातु जैसी गंध से घिरे हुए थे। उन्होंने अभी तक बांध का पूरा निरीक्षण नहीं किया था, क्योंकि नियंत्रण केंद्र में हुए भीषण नरसंहार ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि आगे कहां जाना है। आमतौर पर मार्कस ही उन्हें इस सुविधा के भूल भुलैयानुमा गलियारों से होकर रास्ता दिखाता था, लेकिन जब से उसने अपने लोगों के शव देखे थे, वह कुछ चुप हो गया था। वह एक टूटे हुए कंसोल को घूरता खड़ा था, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। बाकियों के लिए बोलना थोड़ा असहज लग रहा था। वे जानते थे कि मार्कस को अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय चाहिए। जिस अड्डे का उसने कभी प्रबंधन किया था, उसे कब्रिस्तान में बदलते देखना उसके लिए एक गहरा सदमा था जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। हालांकि जब वे गहरी चुप्पी में इंतजार कर रहे थे, ओलिविया की निगाहें उन कुछ मॉनिटरों में से एक पर पड़ी जो टूटे नहीं थे। इधर आओ, उसने अंधेरे में चीखते हुए कहा। कैमरा चालू करो, जल्दी। लगता है बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। समूह टिमटिमाती स्क्रीन के चारों ओर जमा हो गया। अंदर मची अफरा तफरी के बावजूद बाहर लगे कैमरे चालू थे और उन्होंने प्रवेश द्वार पर 3 बड़ी, काली गाड़ियां आते हुए दिखाई। कई लोग बाहर निकले, उनकी चाल ढाल इतनी सहज थी कि वह इंसानों के लिए नामुमकिन सी थी। जब उन्होंने नए आने वालों के पहनावे को देखा, गहरे रंग के महंगे वस्त्र और आंखों को ढके हुए धूप के चश्मे, तो कमरे में मौजूद हर किसी के भीतर एक सहज प्रतिक्रिया भड़क उठी। यहां तक कि उनके इतने करीब न होने पर भी कि उनकी गंध महसूस कर सके, उनकी अलौकिक इंद्रियां उन्हें चेतावनी दे रही थी। ये पिशाच है, शिन ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा। इस जगह पर हाल ही में हमला हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि नरसंहार के बाद वे इसे इस हालत में ऐसे ही छोड़ गए। वे यहां हुई घटना के सबूत मिटाने के लिए वापस आ रहे होंगे। लुजेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने पीछे हाथ बढ़ाकर तेजी से अपने कंधे से धनुष उतारा और डोरी को खटखटाते हुए दूसरी मंजिल की बालकनी की ओर देखा। अगर वे उसी प्रवेश द्वार से आ रहे थे जिससे वह समूह आया था, तो वह जानता था कि वे कहां से निकलेंगे। उन्हें अभी तक पता नहीं है कि हम यहां हैं। हमें अचानक हमला करने का फायदा मिलेगा, लुजेन ने दावा किया, ऊपर के दरवाजे की ओर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। भले ही उनकी संख्या हमसे ज्यादा हो, अगर हम पहले और तेजी से हमला करें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। मार्कस ने कंसोल के किनारे पर अपनी पकड़ और कस ली, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वह लुजेन की बात से सहमत था। सबसे बढ़कर, वह लड़ना चाहता था। उसे अपने अंदर की निराशा और दुख को बाहर निकालना था, और कुछ पिशाचों पर हमला करना उसे सबसे कारगर उपाय लग रहा था। काश उसके हाथ में कोई ऐसा हथियार होता जिससे वह और भी प्रभावी ढंग से उनका वध कर पाता। नहीं,
शिन ने आदेश दिया, उसकी आवाज में नेतृत्व का भार था। याद रखो मैंने यहां आने से पहले क्या कहा था। हम ल्यूपस समूह नहीं हैं, जिनके दो गुटों में पीढ़ियों से खून बटा हुआ है। उसने मार्कस और फिर लुजिन की ओर देखा। हम भी डार्क गिल्ड का हिस्सा नहीं हैं। आज हम होवलर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि अतीत में पिशाचों के साथ हमारी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हुई हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत झड़पें और छिटपुट मामले थे, न कि कोई सामूहिक संघर्ष। जिन आत्मविश्वास से खड़ी थी, उसकी उपस्थिति और भी प्रभावशाली हो गई थी। अभी मेरी भूमिका होवलर्स के नेता के रूप में है। मैं बिना किसी उकसावे के पिशाचों पर हमला नहीं कर सकती। मैं उन्हें युद्ध छेड़ने और हमारे पूरे समूह पर हमला करने का कोई वैध बहाना नहीं दूंगी। हो सकता है कि उनमें से सभी एक ही बात न चाहते हों और हम एक पक्ष को अपनी मनमर्जी करने का बहाना दे दें। ये शब्द सुनकर ओलिविया को एहसास हुआ कि जिन एक लंबी रणनीति अपना रही है। वह सिर्फ एक लड़ाकू नहीं थी, वह एक रणनीतिकार भी थी। मार्कस, जिन ने गिल्ड सदस्य की ओर मुड़ते हुए पुकारा, तुम्हें अभी कहीं छिपने की जरूरत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए किसी और से ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है। अगर उन्होंने हमारे साथ डार्क गिल्ड के किसी सदस्य को देख लिया, यानी उस नेता को जिसका वे पीछा कर रहे हैं, तो बातचीत खत्म हो जाएगी। मार्कस ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन शिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। गंध के लिहाज से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ चारों ओर बहुत सारे मृत शरीर पड़े हैं जो तुम्हारी गंध को छिपा देंगे, लेकिन तुम्हें किसी शांत जगह पर जाना होगा। तुम्हें ऐसी जगह पर होना होगा जहां वे तुम्हारी सांसें या दिल की धड़कन न सुन सके। मैं समझती हूं कि तुम अपने लोगों के बारे में कितना सोचते हो, लेकिन हमने तुम्हें शरण दी है और तुम्हारी रक्षा की है, इसलिए हमें तुमसे ये करवाना होगा। हॉलर लोग मार्कस के अपने लोग नहीं थे, और वह ये बात जानता था। डार्क गिल्ड ने हॉलर्स की पिछली मुश्किलों में उनका जरा भी साथ नहीं दिया था। संक्षेप में कहें तो हॉलर्स पर उसका कोई एहसान नहीं था। उसे इस एहसान का बोझ महसूस हो रहा था, और उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तबाही पर एक आखिरी गहरी नजर डालने के बाद वह जल्दी से कंट्रोल रूम से बाहर निकला और छिपने के लिए एक गहरा कोना ढूंढ लिया। अब जो 3 लोग बचे थे, शिन, ओलिविया और लुजेन, वे ऊपर के प्रवेश द्वार पर टकटकी लगाए देख रहे थे, ताकि कोई भी हलचल छूट न जाए। मुझे पता है मैंने कहा था कि उलझना मत, लेकिन किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना। ये लोग शायद बात करने के मूड में न हो सकता है कि वे अपने निशान मिटाने के लिए हमें खत्म करना चाहें, शिन ने कहा। वह अपने पैरों को हिलाते हुए अपना वजन इधर उधर कर रही थी, मानो किसी भी क्षण रूप बदलने के लिए तैयार हो रही हो। चूंकि लुजिन अब समूह का हिस्सा था, इसलिए वह जिन की अल्फा उपस्थिति से निकलने वाली शक्ति का हल्का सा उभार महसूस कर सकता था। हालांकि वे संभावित 12 के मुकाबले केवल 3 ही थे, फिर भी वे काफी मजबूत थे। तभी उन्होंने देखा कि पहले 2 लोग सीढ़ियों से उतरकर बालकनी पर आ गए। ये क्या? वैम्पायरों में से एक ने अचानक रुकते हुए कहा। उसने नियंत्रण कक्ष में नीचे देखा और तीनों घुसपैठियों को लाशों के बीच खड़ा पाया। यहाँ लोग हैं। सुविधा केंद्र के अंदर घुसपैठिए हैं। हमें इनसे छुटकारा पाना होगा। दूसरे ने चिल्लाकर कहा। तुरंत ही पहला पिशाच आगे बढ़ा। उसने दूसरी मंजिल की बालकनी के मजबूत कांच पर मुक्का मारा, जिससे वह हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया, वह टूटे हुए ढांचे से छलांग लगाकर अंदर घुस गया। उसका साथी भी आगे की ओर कूदा, और दोनों ने हवा में अपनी भुजाएं घुमाई। लाल ऊर्जा के 2 चाप, ब्लड स्वाइप्स, समूह की ओर हवा में तेजी से बढ़े। लुजेन ज्यादा तेज था। उसने अपने धनुष की डोरी कान से लगाए और दबावयुक्त ऊर्जा के 2 अदृश्य गोले दागे। ये गोले ब्लड स्वाइप से टकराए और उन्हें हवा में ही चकनाचूर कर हानिरहित लाल कणों में बदल दिया। उसी समय ओलिविया ने अपना चाबुक खोल दिया था। गोली की आवाज जैसी गूंज के साथ चाबुक की नोक नीचे उतर रहे एक पिशाच के पेट में कसकर लिपट गई। एक जोरदार झटके से उसने उसे नीचे खींच लिया। उसका पूरा शरीर इतनी जोर से कंक्रीट के फर्श पर गिरा कि पूरा नियंत्रण कक्ष हिल उठा। दूसरा पिशाच समूह से कुछ मीटर दूर उतरा, फुफकारते हुए शिकारी मुद्रा में बैठ गया। लेकिन ओलिविया के जवाबी हमले के प्रभाव और कांच के टूटने की आवाज ने बाकी लोगों को आगाह कर दिया था। और भी लोग सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए आ रहे थे। ओलिविया ने अपना चाबुक कसकर पकड़ रखा था, और जिन को देखते हुए उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। क्या इसका मतलब है कि हमें लड़ना होगा? ओलिविया ने पूछा। जिन को दृढ़ रहना पड़ा। उसे डर था कि अगर पिशाचों ने इमारत की तलाशी शुरू कर दी, तो वे अंततः मार्कस को छिपा हुआ पालेंगे। अगर चौथे परिवार के किसी सदस्य को पता चल गया कि डार्क गिल्ड का कोई सदस्य उनकी सुरक्षा में है, तो ये शांतिपूर्ण बातचीत तुरंत समाप्त हो जाएगी।
कुन उसे काफी देर तक देखता रहा। कमरे में सन्नाटा घुटन भरा हो गया। फिर उसने हल्की सी हंसी हंसी। मरे हुए लोग बोल नहीं सकते, कुन ने पीछे मुड़कर कहा और अपनी उंगलियां चटकाकर बाकी साथियों को सीढ़ियों की ओर वापस आने का इशारा किया। इसलिए मुझे शक है कि आपको कुछ भी काम की चीज मिलेगी। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप फर्श साफ करना और लाशों को ठिकाने लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम चलते हैं। कुन ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फिर रुक गया और आखिरी बार अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। ओह, और एक बात और, कुन ने चमकती आंखों से कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा नेता सुरक्षित मिल जाएगा। हॉलर परिवार के लिए इतनी जल्दी अपना मुखिया खोना बहुत शर्मनाक होगा। अध्याय 1728 बीस्ट क्रिस्टल। समूह तनावपूर्ण गहरी चुप्पी में खड़ा होकर मॉनिटर पर चल रही गतिविधि को देख रहा था। वे तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि पिशाच एक एक करके भयानक समन्वित अंदाज में सुविधा केंद्र से बाहर नहीं निकल गए। जब तक बांध से आखिरी काली गाड़ी दूर नहीं चली गई और उसकी हेडलाइटें दूर जाकर गायब नहीं हो गईं, तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जिन ने राहत की एक लंबी गहरी सांस ली। ऐसा नहीं था कि उसे सीधे टकराव में अपनी जान का खतरा था, उसे अपनी और अपनी टीम की ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह इसके परिणामों से भयभीत थी। हॉवलर्स और वैम्पायर परिवारों के बीच संघर्ष महज एक छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। यह एक ऐसा युद्ध होगा जो शहरों को तबाह कर सकता है। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलने के लिए वे अभी तैयार नहीं थे। हे मार्कस, ओलिविया चिल्लाए, उसकी आवाज खोखले कंक्रीट के गलियारों में गूंज उठी। वे चले गए। अब तुम जिस भी छोटे से छेद में छिपे हो उससे बाहर निकल आओ। ओलिविया लगातार चिल्ला रही थी ताकि मार्कस उसे सुन सके, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। इसी बीच लूजेन जिन के पास गया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी नजरें खाली स्क्रीन पर टिकी हुई थी। क्या आपने सुना कि उस आदमी ने अंत में क्या कहा? लुजेन ने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल, मुझे पता था, जिन ने माथे पर शिकन डालते हुए जवाब दिया। हमने इसे गुप्त रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये साफ है कि उन्हें पहले से ही पता है कि गैरी लापता है। मेरा असली सवाल यह है, अगर उन्हें पता है कि हॉवलर्स का नेता गायब है, तो उन्होंने अभी तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उसने लुजेन की ओर देखा, उसकी आंखें उसकी आंखों में कुछ खोज रही थी। तुम यहाँ पिशाचों से नफरत करने वाले माहिर हो। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वे किस तरह का खेल खेल रहे हैं? लुजेन कहना चाहता था कि उसने ऐसा किया था। उसके मन में पिशाच अवसरवादी शिकारी थे जो कमजोरी का पहला संकेत मिलते ही हमला कर देते थे। अगर गैरी चला गया तो हॉवलर्स असुरक्षित हो गए, तो उन्हें खत्म करने का मौका क्यों गंवाया जाए? उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, और वो था उच्च स्तरीय राजनीति में बदलाव। हो सकता है कि कुछ पिशाच, खासकर राजा, अभी पूरी तरह से युद्ध न चाहते हो, लेकिन ये शांति शायद तब तक ही बनी रहेगी जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि ल्यूपस पैक हॉवलर्स में समाहित हो गया है। एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी संख्या कितनी बढ़ गई है, तो शायद वे धैर्य खो देंगे। लुजेन ने सिर हिलाया। पिशाचों को समझना कभी आसान नहीं होता। कौन जाने उनके उन प्राचीन दिमागों में क्या चल रहा होता है। उसी क्षण मार्कस ओलिविया के साथ कंसोल रूम में वापस आ गया। वह थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि थोड़ी देर पहले वो धमाका क्या था? ओलिविया ने लुजेन की ओर मुड़ते हुए पूछा। क्या सभी पिशाच ऐसा कर सकते हैं? बस अपनी उंगलियां हिलाकर चीजों को उड़ा सकते हैं? नहीं, लुजेन ने जवाब दिया। अगर आपको याद हो, तो उस आदमी ने अपना परिचय चौथी फैमिली का बताया था। जिस तरह से बाकी लोग उसका सम्मान कर रहे थे, उससे लगता है कि वह नाइट है, यानी उनके उच्च पदस्थ योद्धाओं में से एक। पिशाचों की हर फैमिली के पास वंशानुगत शक्तियों का एक अनूठा समूह होता है। मैंने उन सभी का सामना नहीं किया है, इसलिए मुझे पूरी सूची नहीं पता, लेकिन ये वंशानुगत क्षमताएं ही उन्हें इतना खतरनाक बनाती हैं। अद्वितीय शक्तियां। मुझे लगता है कि मार्कस जैसी ही हैं, जिन ने कहा। उसने दूसरों से सुना था कि मार्कस बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम था, एक ऐसा कारनामा जो वह तब भी कर सकता था जब वह एक परिवर्तित प्राणी नहीं था। हाँ, जब मैंने पहले उनमें से एक से लड़ाई की थी, तब मेरे साथ भी कुछ अजीब हो रहा था, मार्कस ने धीमी आवाज में कहा। मैं समझ सकता हूं कि अगर आप बच सकते हैं, तो पिशाचों से लड़ाई से दूर रहना ही बेहतर है। बोलते समय मार्कस का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसके शरीर का हर कण इसके विपरीत करने को उकसा रहा था, अपने लोगों के साथ किए गए अत्याचारों के लिए उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मार डालने को, लेकिन वह जानता था कि फिलहाल यह एक असंभव कार्य था। लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी खबर है, मार्कस ने गुस्से से ध्यान हटाने के लिए विषय बदलते हुए कहा।
लगता है पिशाचों को लूट की परवाह ही नहीं थी, या फिर उन्हें बांध के अंदर गहराई में स्थित छिपा हुआ शस्त्रागार मिला ही नहीं। यह मेरी छिपने की जगह थी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इसे किसी ने छुआ तक नहीं है। क्यों न हम देखें कि हम क्या वापस ला सकते हैं। समूह ने कई सुरंगों से होते हुए मार्कस का पीछा किया। रास्ते में उन्हें डार्क गिल्ड के कई और सदस्य मिले जिन्हें बेरहमी से मार डाला गया था। हमले की दक्षता देखकर रोंगटे खड़े हो गए। बेस कंक्रीट और स्टील का एक भूल भुलैया जैसा होने के बावजूद पिशाचों ने हर एक व्यक्ति को ढूंढकर मार डाला था। अंततः वे एक ठोस प्रबलित इस्पात के दरवाजे पर पहुंचे, जिसमें प्रवेश करने के लिए हाथ के निशान को स्कैन करना आवश्यक था। मुझे लगता है कि उन्हें दूसरी तरफ किसी की गंध नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश भी नहीं की। मार्कस ने स्कैनर पर अपनी हथेली दबाते हुए बुदबुदाया। ताले जोरदार आवाज के साथ खुल गए। जब दरवाजे खुले तो समूह अंदर गया और अंदर का नजारा देखकर सचमुच हैरान रह गया। ये कमरा सिर्फ हथियारों का लॉकर नहीं था। इसमें कई ऐसी सजावटी वस्तुएं थीं जो देखने में साधारण लगती थीं, लेकिन उनसे एक हल्की सी जादुई आभा निकलती थी। वहां कुछ महत्वपूर्ण दिखने वाली पेंटिंग और दुर्लभ रत्न थे जिन्हें देखकर लगता था कि उन्हें काले बाजार में अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। फिर वो चीज थी जिसकी उन्हें वास्तव में तलाश थी, जानवरों को मारने के लिए आवश्यक साजो सामान। हालांकि मात्रा सीमित थी। जैसे ही उन्होंने अलग अलग टुकड़े उठाने शुरू किए, ये स्पष्ट हो गया कि इस कमरे में मौजूद उपकरण उनके पास पहले से मौजूद उपकरणों से बेहतर नहीं थे। ल्यूजेन के पास मौजूद उच्च श्रेणी के धनुष की तुलना में इनमें से अधिकांश उपकरण काफी सामान्य थे। ये वाकई एक बेहतरीन खोज है, जिन ने मजबूत छाती की प्लेटों के एक सेट का निरीक्षण करते हुए कहा। हमारे नियमित सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उनके पास मौजूद मानक सामरिक उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगा। लेकिन इन क्रिस्टलों के बारे में सुनकर दुख हुआ, ओलिविया ने कोने में रखे एक बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा। ये तो बहुत सारे हैं और लगता है कि ये उच्च गुणवत्ता के हैं। ये उस चौथे दर्जे के शहर से मिलने वाले बेकार क्रिस्टलों जैसे बिल्कुल नहीं है। हॉवलर्स ने गुप्त रूप से एक टियर 4 शहर के साथ साझेदारी की थी जो उन्हें बीस्ट क्रिस्टल की आपूर्ति करता था। गैरी नए वेयरवुल्व्स को उन क्रिस्टलों का सेवन करने के लिए मजबूर कर रहा था ताकि उनकी ताकत तेजी से बढ़ सके और वे अनुभवी ल्यूपस समूह की शक्ति का मुकाबला कर सकें। हाँ, इस तरह की चीजें एनआईआरवी को देना बिल्कुल सही रहता, जिन ने आह भरते हुए कहा। वे इन्हें उच्च श्रेणी के परिवर्तित समाधानों में बदल सकते थे, लेकिन चूंकि वहां उत्पादन लगभग बंद हो चुका है, इसलिए हम फंस गए हैं। बीस्ट क्रिस्टल का एक और उपयोग भी है, मार्कस ने आगे कहा। इन्हें ढालकर ऐसे अद्भुत बीस्ट गियर, हथियार और कवच बनाए जा सकते हैं जो इन साधारण चीजों से कहीं बेहतर हैं। समस्या ये है कि अब लगभग किसी को भी इसे बनाने का रहस्य नहीं पता। और अगर पता भी चल जाए, तो मुझे शक है कि वे इतने कुशल होंगे कि इस तरह के उच्च स्तरीय क्रिस्टल को संभाल सकें। लेकिन हमें जितना हो सके उतना ले लेना चाहिए। एहतियात के तौर पर। अध्याय 1729 एक घुसपैठिया। हॉलर एक ऐसा नाम था जिसे हर कोई जानता था, एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही डर फैल जाता था। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बुलंद थी कि कुछ ही लोग उन्हें सीधे चुनौती देने की हिम्मत करते थे। समस्या ये थी कि जिस जगह पर वे फिलहाल थे, वह ऐसा शहर नहीं था जिसके बारे में ये ज्ञात हो कि वहां हॉवलर्स का निवास है। कम से कम, उनकी जानकारी में तो नहीं। इसी वजह से वे यही मान सकते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अकेला है। कोई भटका हुआ व्यक्ति, कोई बिना सहारे वाला व्यक्ति। और यही धारणा उनके पतन का कारण बनी। क्या तुम लोगों ने अभी अभी कहा कि तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? मिडवाक ने पूछा। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई और उसके पैर बदलने लगे। उसकी हड्डियां हिलने लगी, पंजे बनने लगे और उसकी उंगलियां लंबी होकर जमीन में धंसने लगी। मैं सच में देखना चाहूंगा कि तुम कोशिश करके देखो। एक जोरदार छलांग के साथ मिडवाक उस विशाल पेड़ से कूद गया जिस पर वह खड़ा था। जैसे ही उसने खुद को आगे की ओर उछाला, उसका पैर पेड़ के तने से टकराया और बल इतना जबरदस्त था कि पेड़ खुद पीछे की ओर धकेल दिया गया। वह विशालकाय तना उसके पीछे स्थित अपार्टमेंट भवन के एक हिस्से से टकराया, ठीक उसी इमारत से जिसकी वह अभी रक्षा कर रहा था। कंक्रीट चटक गई, धूल उड़ने लगी और टक्कर की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। अब यही उसकी ताकत का असली रूप था। इससे पहले कि बाकी लोग ठीक से प्रतिक्रिया कर पाते, मिडवाक ने दूरी कम कर ली थी। पलक झपकते ही वह रैप्टर गिरोह के एक सदस्य के सामने प्रकट हुआ और सीधे उसके पेट में मुक्का मार दिया। कोई संकोच नहीं किया गया। मिडवाक ने उस एक ही मुक्के में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रैप्टर सदस्य का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके फेफड़ों से हवा निकल गई थी।
वह पीछे की ओर उड़ता हुआ एक रेलिंग से टकराया और फिर उसके ऊपर से लुढ़कते हुए सीधे नीचे नदी में जा गिरा। धत्तेरे की, मिडवाक ने जीभ चटकाते हुए चिल्लाया। अब मैं इसे कैसे खाऊंगा? जैसे ही उसके पैर दोबारा जमीन पर पड़े, उसके सामने से खतरा मंडरा उठा। एक विशाल पूंछ उसकी ओर तेजी से घूमी, हवा में भयानक गति से लहराती हुई उसके पेट से टकराए। प्रहार इतना जोरदार था कि उसके शरीर में झटके लग गए, लेकिन मिडवाक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने झूलते हुए ही पूंछ को पकड़ लिया। जैसे जैसे उसने अपने शरीर के और अधिक हिस्सों को रूपांतरित किया, उसकी मांसपेशियां फूल गईं, उसने कसकर पकड़ लिया और अपने पंजे जमीन में गाड़ दिए। उसके पैर जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़े और उसने हमले को पूरी तरह से रोक दिया। ये सब आखिरकार टियर 2 गैंग के सदस्य थे। वे राजाओं जितने शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन कमजोर भी नहीं थे। उनमें से कुछ अपने परिवर्तित रूपों में बेहद प्रतिभाशाली और खतरनाक थे। बस उनका दुर्भाग्य था, मिडवाक पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। एक गुर्राहट के साथ उसने अपनी पूंछ को जोर से घुमाया, जिससे उससे जुड़ा पूरा व्यक्ति जमीन से ऊपर उठ गया। उनके ही वजन का इस्तेमाल करते हुए मिडवाक ने उस बदले हुए प्राणी को हवा में बहुत ऊपर उठाया और फिर उसे सीधे नीचे पटक दिया। टक्कर से उनके नीचे की जमीन में दरार पड़ गई। शरीर के टकराने से कंक्रीट के टुकड़े बाहर की ओर बिखर गए, जिससे रैप्टर का वह सदस्य जमीन में धंस गया और हिल नहीं पाया। यह देखकर रैप्टर समूह के बाकी सदस्यों ने जरा भी संकोच नहीं किया। एक एक करके वे अपने पूर्ण रूपांतरित रूप में बदलने लगे। शरीर बड़े होते गए, मांसपेशियां फूलने लगी, त्वचा पर शल्क फैलने लगे। उनमें से लगभग सभी विशालकाय हो गए थे। उनके बड़े पंजे, मोटी पूंछ, नुकीले दांतों की कतारें और शक्तिशाली, मांसल शरीर थे। सभी परिवर्तित रूप आकार नहीं बढ़ाते थे, लेकिन रैप्टर समूह के लगभग सभी रूप ऐसा करते थे। वे देखने में अतीत के राक्षसों जैसे लग रहे थे, जैसे डायनासोरों का पुनर्जन्म हुआ हो। उन्हें देखते हुए मिडवाक ने अपनी छाती पर मुट्ठी पटकी, क्योंकि उसका अपना रूपांतरण जारी था। उसके शरीर पर बाल फैल गए, मांसपेशियां मजबूत होने लगी, हड्डियां बदलने लगी और वह पूरी तरह से अपने वेयरवुल्फ रूप में परिवर्तित हो गया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनके आसपास का वातावरण बदल जाता था। यह तो एकदम सही है, मिडवाक ने सोचा। मैं ये देखना चाहता था कि उस शापित भूत को खाने के बाद मैं कितना ताकतवर हो गया हूं। वह हवा में उछल पड़ा। रैप्टर समूह के एक सदस्य ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, मानो छलांग लगाते हुए उसे काटने की तैयारी कर रहा हो। मिडवाक ने अपना शरीर घुमाया और मुक्का सीधे उसके सिर के किनारे पर मारा। इस प्रहार से उसके दांत तुरंत चकनाचूर हो गए। दर्द से कराहते हुए उस विकृत प्राणी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से घूमने लगा और अंत में नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मिडवाक ने बड़ी आसानी से लैंडिंग की और अगले लक्ष्य की ओर मुड़ गया। वह इसका आनंद ले रहा था। उसके विरोधियों के रूपांतरण के प्रकार के कारण वे अपने पूर्ण रूपांतरण में भी उसके 1 या 2 बार झेल सकते थे। उनकी ताकत वास्तविक थी, उनकी सहन शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। फिर भी उसकी तुलना में मिडवाक हर मामले में कहीं बेहतर था। ताकत, गति, नियंत्रण, अनुभव, दोनों में कोई तुलना ही नहीं थी। जैसे जैसे लड़ाई लंबी खींचती गई, रैप्टर समूह के सदस्य एक एक करके उठना बंद करते गए। शव चारों ओर बिखरे पड़े थे, कुछ कराह रहे थे तो कुछ बिल्कुल बेजान। मिडवाक ने एक बार फिर छलांग लगाई, हवा में ही एक और प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने की तैयारी में। तभी अचानक एक और बड़ी पूंछ ऊपर की ओर घूमी, जिसका उद्देश्य उसे सीधे आसमान से नीचे गिराना था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने हरे रंग की एक चमक कौंध गई। बगल से एक नुकीली, हरी भुजा निकली और पूंछ को चीरते हुए निकल गई। कटा हुआ अंग गीली आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मिडवाक उतरा और मुड़ गया। एक और व्यक्ति लड़ाई में शामिल हो गया था। पास ही में एक छोटे भूरे बालों वाला, लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति उतरा। उसकी एक भुजा पूरी तरह से बदल चुकी थी, वह प्रार्थना करने वाले कीड़े के विशाल, नुकीले अंग जैसी दिख रही थी। तेज, लंबा, जानलेवा, यह तुरंत स्पष्ट हो गया। एक और बदला हुआ जीव। तुम कौन हो बे? रेक्स चिल्लाया और उसका रूप और भी छोटा होकर एक छोटे, अधिक सुगठित बैंगनी डायनासोर जैसे रूप में बदल गया। उसके कंधे उभरे हुए थे, मांसपेशियों से भरे हुए थे और उसके शरीर से शक्ति का संचार हो रहा था। मुझे भी आप लोगों से यही सवाल पूछना चाहिए, उस आदमी ने शांत भाव से जवाब दिया। आप लोग इस शहर के नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहां से चले जाएं। किसी जवाब का इंतजार किए बिना वह आदमी आगे बढ़ गया। वह सीधे एक विशालकाय रूपांतरित सरीसृप की ओर दौड़ा। जब उस प्राणी ने अपना हाथ उसकी ओर घुमाया, तो वह उछलकर ऊपर की ओर उठा और अपना नुकीला हाथ सीधे उसकी सख्त खाल में घुसा दिया।
ब्लेड आर पार हो गया। शरीर में धंसी हुई भुजा का सहारा लेते हुए वह ऑल्टेड के किनारे पर चढ़ गया। उसकी हरकतें तेज और सटीक थी। कुछ ही सेकंड में वह उसके सिर तक पहुंच गया। फिर उसने उसे काटा। गर्दन पर सीधा घाव लगा, इतना गहरा कि खून की बौछार होने लगी। जैसे ही वह आदमी उसके बगल में गिरा, ऑल्टेड ने गले से एक कर्कश चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। रुको, रैप्टर टीम के एक सदस्य ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। मैं उसे जानता हूं, मैंने उसे पहले टीवी पर देखा है। आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो चर्क है। एएफसी के शीर्ष फाइटरों में से एक। अध्याय 1730 एक अलग स्वाद। मिडवाक ने नए घुसपैठिए पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बस इतना पता था कि फिलहाल तो वह आदमी उसके पक्ष में ही है। इतना ही काफी था। इससे आगे की बात बाद में भी हो सकती थी। अभी मिडवाक के सामने कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काम थे। उसकी सारी निगाहें रेक्स पर टिकी हुई थीं। दोनों आमने सामने आ गए थे। उनके हाथ एक दूसरे से कसकर जकड़े हुए थे, पंजे एक दूसरे में गड़े हुए थे और वे ताकत की शुद्ध प्रतियोगिता में जूझ रहे थे। मांसपेशियां फूल रही थीं, नसें उभर रही थीं और उनके पैरों के नीचे की जमीन दबाव से फट रही थी। रेक्स गुर्राया और मिडवाक को पीछे धकेलने की कोशिश की। मिडवाक टस से मस नहीं हुआ। अंत में दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। अत्यधिक बल का प्रयोग करते हुए मिडवाक ने अपने प्रतिद्वंदी का हाथ कुचल दिया, जिससे रेक्स घुटनों के बल गिर पड़ा। दबाव के कारण हड्डियां टूट गईं और एक तीखी आवाज आई। रेक्स के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही मिडवाक ने उसकी बांह को तेजी से मरोड़ दिया। अपने दूसरे पंजे वाले हाथ से मिडवाक ने नीचे की ओर वार किया। वार एकदम साफ था। रेक्स की कोहनी से बांह कटी हुई थी, खून तेजी से बह रहा था जब मिडवाक ने उस अंक को हवा में उठाया। कुछ क्षणों के लिए उसने उसे वहीं पकड़े रखा, मानो कोई विकृत ट्रॉफी हो। रेक्स चीख उठा। बिना किसी झिझक के मिडवाक ने कटा हुआ हाथ घुमाया और सीधे रेक्स के चेहरे पर दे मारा। एक बार, दो बार, बार बार उसने उसे हर तरफ से मारा। हर वार से मांस और हड्डियां चूर चूर हो गईं, यहां तक कि रेक्स का चेहरा सूज गया, चोटिल हो गया और पहचान से परे हो गया। अरे बाप रे! रैप्टर समूह के बचे हुए सदस्यों को खत्म करने के बाद चुर्क बुदबुदाया। उसने अपने सामने के दृश्य को घूर कर देखा। सोचो, अपने ही अंग से मार खाओ। सचमुच, अब इससे पीछे हटना नामुमकिन था। रेक्स अब हिल डुल नहीं सकता था। उसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था, उसकी जान निकल रही थी क्योंकि मिडवाक ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाए और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। हे, मिडवाक ने आखिरकार अपना सिर चुर्क की ओर घुमाते हुए कहा। इन्हें ले जाने के बारे में सोचना भी मत। ये मेरे हैं। इससे पहले कि चुर्क कुछ पूछ पाता कि उसका क्या मतलब है, उसके पेट में अजीब सी हलचल हुई। मिडवाक ने अपना सिर नीचे किया और रेक्स के शरीर को चबाने लगा। उसके दांत मांस को सहजता से चीरते हुए निकल रहे थे। हड्डियां चटक रही थीं और वह बिना किसी झिझक के टुकड़ों को पूरा निगल रहा था। खाते समय उसका मुंह खून से लथपथ था। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कोई उसे देख रहा है। चुर्क को लगभग उल्टी आ गई। उसे अपना जबड़ा कसकर भींचना पड़ा ताकि उसका पेट जमीन पर न गिर जाए। उसने पहले भी खूंखार ऑल्टेड के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को अपने शिकार को इतनी सहजता से ठीक अपने सामने ऐसे खाते देखा था मानो ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। अगर उस आदमी ने हॉवलर्स की काली और सुनहरी वर्दी न पहनी होती, तो चुर्क भागने की हर संभव कोशिश करता। वह आदमी खतरे से भरा हुआ था। इससे भी कहीं ज्यादा भयावह स्थिति। एक शरीर को खत्म करने के बाद मिडवाक बिना किसी झिझक के आगे बढ़ गया। वह अगले गिरे हुए ऑल्टेड के पास गया और उसे भी नोच डाला, मानो एक भी निवाला बर्बाद न करना चाहता हो। जब कुछ भी नहीं बचा, तब जाकर वह रुका। मिडवाक ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा और एक तरफ मुड़ा। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे चौंका दिया। चुर्क अभी भी वहीं खड़ा था। तुम गए नहीं? मिडवाक ने सपाट स्वर में पूछा। चुर्क ने घबराकर सिर हिलाया। माफ कीजिए, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं चुर्क हूँ। आप हॉलर गैंग से हैं, है ना? हाँ, मिडवाक ने जवाब दिया। फिर वह रुका और अपनी वर्दी पर नजर डाली। तुम्हें कैसे पता? जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, उसे एहसास हो गया कि यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल था। ऐसी अफवाहें थी कि सेंट्राफील्ड पर हॉवलर्स का कब्जा हो रहा है, चुर्क ने सावधानीपूर्वक समझाया। हमें व्हाइट रोज के कुछ पूर्व सदस्यों से जानकारी मिली जो अभी भी आसपास थे। मुझे नहीं लगा कि यह सच है जब तक मैंने वह नहीं देखा जो तुमने अभी किया। उनकी आवाज में सतर्कता बनी रही। आखिरकार, लोग हॉवलर्स के बारे में चाहे कितनी भी अच्छी बातें कहें, वे आखिर गुंडे ही थे। और मिडवाक की क्रूरता को अपनी आंखों से देखने के बाद, ये कल्पना करना मुश्किल था कि वे सचमुच अच्छे लोग थे।
फिर भी अगर इसका मतलब बेहतर जीवन जीना हो तो आप सही कह रहे हैं, मिडवाक ने कहा। मुझे मेरे बॉस ने यहाँ इसलिए भेजा है ताकि कोई यह न सोचे कि वे इस जगह को यूं ही बर्बाद कर सकते हैं। वह थोड़ा मुड़ा और अपने आसपास के शहर का जायजा लेने लगा। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही एक बहुत बड़ी सैन्य टुकड़ी यहाँ आने वाली है। आपको सीधे तौर पर शामिल होने की जरूरत नहीं है। बस लोगों का ख्याल रखें। सुनिश्चित करें कि वे ठीक हैं। इतना कहकर मिडवाक ने जवाब का इंतजार करना जरूरी नहीं समझा। वो बस मुड़ा और चला गया, मानो शहर में और भी कोई गड़बड़ ढूंढने लगा हो जिससे वह निपट सके। मिडवाक को यह नहीं पता था कि सेंट्राफील्ड में वास्तव में चुर्क जैसे कई एफसी फाइटर थे। प्रतिभाशाली फाइटर, उच्च पदस्थ फाइटर जो कभी संगठन के शीर्ष पर रहे थे। एएफसी के अस्तित्व समाप्त हो जाने और नए ऑर्डिड के निर्माण बंद हो जाने के कारण उनके लिए छिपना अधिक सुरक्षित हो गया था। यदि वे बेहतर जीवन चाहते थे तो यही सबसे अच्छा था कि वे ये दिखावा करें कि वे कभी ऑर्डिड थे ही नहीं। उन्होंने आराम से जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन कमा लिया था, लेकिन चूंकि वे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, इसलिए वे बहुत अमीर भी नहीं थे। इसीलिए उनमें से कई लोग सेंट्रेफील्ड में ही रुक गए थे। अपने घर को क्षतिग्रस्त देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। इससे उनमें गुस्सा भी आया। कई लोग चर्क की तरह ही अपने घर की रक्षा करना चाहते थे। हॉलर परिवार के मदद के लिए मौजूद होने से राहत महसूस करते हुए चुर्क ने घर लौटने का फैसला किया। वह अपार्टमेंट ब्लॉक के पास नहीं रहता था, बल्कि उसका घर लगभग आधा मील दूर एक आवासीय कॉलोनी में स्थित था। जब तक वह पहुंचा, थकान उस पर हावी हो गई। अंदर कदम रखते ही उसने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा कि अब वह आराम कर सकता है और एक बार ठीक हो जाने के बाद वह हॉलर परिवार के और सदस्यों से मिलने की कोशिश करेगा। शायद मैं इन सब चीजों में उनकी मदद कर सकूं, चुर्क ने मन ही मन बुदबुदाया। और सेंट्राफील्ड फिर से सुरक्षित हो जाएगा। सचमुच, एक गहरी, गूंजती हुई आवाज ने कहा, मानो वह धरती के गर्भ से आ रही हो। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। चुर्क जम गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, एक विशाल हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से जा टकराया। उस हाथ की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह उसका विरोध नहीं कर सका। वह सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे एक सेना चाहिए, आवाज ने शांत स्वर में कहा। और मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए सबसे बलवान लोगों की आवश्यकता होगी। चुर्क को रूप बदलने का मौका भी नहीं मिला। उन्जोकू आगे झुका और सीधे उसकी गर्दन पर काट लिया। वेयरवुल्फ के काटने से कुछ समय बाद परिवर्तित अवस्था समाप्त हो जाती है। दूसरा काटने से वे पूरी तरह बदल जाते। लेकिन उन्जोकू से एक टुकड़ा। कौन जानता था कि इसका क्या परिणाम होगा।